ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं, यानी ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने कंडक्टिविटी देखी थी, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने रजिस्टर के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी को जाने से रोकता है, कहता है रुक जाओ, कम जाओ। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं रोकता है लेकिन कुछ अमाउंट में रोकता है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो एल अपॉन एरिया, है ना। मैं लिख कर बताता हूँ मैंने क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हमने बात करी थी पहली कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, जिसके अंदर से करंट पास होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट सी से करते हैं। ठीक है, कंडक्टर को रिप्रेजेंट सी से करते हैं। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि सबसे अधिक जो कंडक्टिविटी है वो सिल्वर की होती है। कॉस्टली होने की वजह से हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने सुपर कंडक्टर के बारे में भी समझा। सुपर कंडक्टर हमने देखा था कि सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर काम नहीं करता है, इसके लिए वो एक अभी थियरी ही है, कंसेप्ट ही रह गया है, उसे आम जिंदगी में अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद हमने देखा था भाई कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर, है ना, रजिस्टर के बारे में हमने देखा था, उसका सिंबल होता है एक ऐसे ऐसे। और मैंने कल इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि उसमें कलर बैंड होते हैं, कई सारे कलर कोड निकालना होता है, वो बाद में हम देखेंगे अगर उसमें कहीं जरूरत पड़ी तो, नहीं तो वैसे तो कोई पूछता नहीं है। उसके बाद ये रजिस्टर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी। पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से और इसकी प्रॉपर्टी को हम रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसका एक फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। और इस फॉर्मूले को हमने अच्छे से समझा था। हमने कहा था कि अगर हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर कम से कम करंट पास होगा। और लेंथ घटा देंगे तो रजिस्टिविटी भी घट जाएगी, यानी अधिक से अधिक रजिस्टिविटी जब घटेगी तो अधिक से अधिक करंट पास होगा। और वही एरिया की बात करें, अगर एरिया बढ़ जाता है तो रजिस्टिविटी घट जाती है, एरिया बढ़ जाता है तो रजिस्टिविटी घट जाती है और अधिक से अधिक करंट पास होता है। मैंने एग्जांपल में दिया था कि दूर तक अगर करंट ले जाना है तो मोटे वायर का इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर हमने रो के बारे में भी समझा था। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। जैसे मेटल में अगर हम कहें कॉपर, तो कॉपर की अपनी कुछ रजिस्टिविटी होगी, खुद वो कुछ अमाउंट में करंट को रोकता होगा। उसी तरीके से आयरन की कुछ अलग होती होगी, एल्यूमिनियम की कुछ अलग होगी। ये रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि कॉपर वायर यूज हुआ है और उसकी रजिस्टिविटी दे दिया है, तो फिर चाहे तुम उस कॉपर वायर को एकदम पतला यूज करो या सांड जैसा मोटा यूज करो, उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि रजिस्टिविटी किसकी ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस मैटर के ऊपर। ये स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, हाँ, ये वाले रजिस्टिविटी की नहीं। समझा, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर था। फिर मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि भाई हम जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जैसे ये वायर है, ठीक है, मान लो इतना मोटा वायर है। इस वायर को लंबा करने का दो तरीका है मेरे पास। क्या दो तरीका है,
मैं सेम ऐसा ही वायर इसके सामने लगा दूं, है ना, तो भी ये लंबा हो जाएगा। ऐसे इसके सामने अगर मैं सेम ऐसा वायर लगा दूं, कंडक्टर लगा दूं, तो भी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी और लेंथ बढ़ेगी तो बताओ लेंथ के हिसाब से रजिस्टिविटी क्या होगी? रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या करंट ज्यादा पास होगा या कम पास होगा? अच्छा, ज्यादा पास होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, इधर देखो। रजिस्टिविटी और लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रजिस्टिविटी का गुण क्या होता है? करंट को रोकना। ठीक है, टू स्टॉप द करंट। करंट तो जब रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट को ज्यादा से ज्यादा रोक पाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोक पाएगा, यानी करंट कम पास होगी। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट कम पास होगी। ठीक है, तो एक तो ये मामला हो गया कि हम किसी कंडक्टर के सामने सेम अमाउंट का जो कंडक्टर है उसको ऐड करते जाए और कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दे। लेकिन हमारे पास एक रास्ता ये भी हो सकता है। क्या रास्ता हो सकता है? कि हम इसी कंडक्टर को खींच दें। समझ में आ रहा है? खींच दें। तो हमको पता है जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, तो साथ साथ उसकी जो मोटाई है वो घट जाती है ना? उसकी मोटाई घट जाती है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो इसमें दो चेंजेस होंगे। एक तो लेंथ बढ़ेगा और दूसरा एरिया कम होगा। कम होगा। तो एक बात बताओ, हमने देखा है यहाँ पे फॉर्मूले में अगर एरिया कम हुआ तो भी रजिस्टिविटी बढ़ेगी और लेंथ बढ़ा तो भी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। यानी अगर किसी वायर को, क्वेश्चन में अगर ये कहता है कि किसी वायर को खींच कर लंबा किया गया है, तब उसमें तो रजिस्टिविटी दो तरीके से बढ़ रही है ना? उसमें रजिस्टिविटी दो तरीके से बढ़ रही है। तब ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाय 1 टाइम देन रजिस्टिविटी विल इंक्रीज कितने टाइम? 1 2 3 4 5। तो देखो, अगर उसमें ये नहीं कहा है कि भाई कंडक्टर को खींच के बढ़ाया, खाली कहा है कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ी है। लेंथ बढ़ी है कितना? 2 गुना। तो भाई रजिस्टिविटी भी 2 गुना बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर कहेगा कि इस कंडक्टर को खींच कर इसकी लेंथ बढ़ाई गई, तब याद रखना इसमें लेंथ और एरिया दोनों में चेंज आता है। तब ऐसी सिचुएशन में रजिस्टिविटी स्क्वायर टाइम के साथ चेंज होती है। कि अगर कहेगा कि किसी कंडक्टर को खींचकर उसका लेंथ 2 गुना कर दिया गया, तब उसका जो रजिस्टिविटी होगी वो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई क्या? कहीं कोई दिक्कत है तो अभी बता देना, है ना? पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं ऐसे रजिस्टर को एक दूसरे से जोड़ते जाऊं तो भी क्या होगी? उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और रजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जितना टाइम्स लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ 2 गुना 2 टाइम है तो रजिस्टिविटी भी 2 टाइम। अगर लेंथ 4 गुना तो रजिस्टिविटी भी 4 गुना। लेंथ अगर 6 गुना तो रजिस्टिविटी भी 6 गुना। लेकिन जब खींच कर करेंगे तो लेंथ के साथ साथ एरिया भी बढ़ता है, और हमको पता है एरिया बढ़ेगा, एरिया सॉरी घटता है। तो एरिया जब घटता है तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, लेंथ बढ़ता है तो भी रजिस्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टिविटी स्क्वायर गुना से बढ़ती है। समझ में आई? सब कुछ क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अच्छा देखो, अब जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी जितनी अधिक होगी उसमें से लाइट को पास होने में उतना ही तकलीफ होगा, और जितना तकलीफ होगा उतनी ही ज्यादा वो लाइट ना हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी, और हीट के फॉर्म में जब बाहर निकलेगी तो वो लाइट देगी। लाइट मतलब प्रकाश देगी, प्रकाश। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ये देखा है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये वाला बल्ब देखा है, इसको कहते हैं टंगस्टन बल्ब।
पहले यूज होता था, अब तो ये बंद हो गया है ना। टंगस्टन रहता है, मैं स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान नहीं। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। अब इसमें देखो, इसमें जो इसका ये वाला हिस्सा है, देखो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ये कैसा रहता है, ये रहता है टंगस्टन मटेरियल, लेकिन ऐसे 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 गुंदड़ा हुआ रहता है, ठीक है, गुंदड़ा हुआ रहता है। क्यों? बनाने वाले ने डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं जोड़ दिया। अगर डायरेक्टली जोड़ देता तो देखो, पहली बात तो इसका लेंथ छोटा हो जाता, ठीक है, और लेंथ छोटा हो जाता तो इसमें से जो करंट आता हचाक से पास हो जाता, और हचाक से जब पास हो जाता तो ये ज्यादा हीट इमिट नहीं कर पाता, ये बल्ब में उजाला नहीं आता। लेकिन जैसे उसने इसको स्प्रिंग जैसा कर दिया, अब देखो स्प्रिंग जैसा कर दिया, सेम इतने ही अमाउंट का स्प्रिंग अगर खोलोगी तो कितना बड़ा हो जाएगा। यानी इसका क्या बढ़ा दिया इसने, लेंथ बढ़ा दिया, और लेंथ बढ़ाने के साथ साथ ये इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि अगर ऐसा लगता है हाथ से ऐसे मार दो तो तड़ांग से टूट जाएगा, है ना। हाँ, तो पतला भी कर दिया, अब मैंने अभी बताया लेंथ भी बढ़ा दिया और एरिया को एकदम कम कर दिया। तो बताओ इसमें इसकी रजिस्टिविटी स्क्वायर गुना से बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी, बढ़ी होगी। अब जब इसमें से करंट जाता है तो उसको पास होने में नानी याद आ जाती है, और पूरा का पूरा वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और जब हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है तो वही लाइट देने लगता है, वही लाइट देने लगता है। और इस बल्ब को अगर 4-5 मिनट जला करके ऐसे हाथ से टच कर दो ना, तो हाथ में फोले पड़ जाएंगे। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों ये टंगस्टन का बल्ब इतना गर्म हो जाता है और कैसे लाइट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये कंसेप्ट ना एलईडी वाले में मत लगा देना, आजकल के जो लाइट आते हैं वो एलईडी होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें ये सब काम नहीं चलता है, उनका कंसेप्ट अलग है, उसे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ यही चलता है। अब जैसे ये टंगस्टन है, तो टंगस्टन इतना पतला होने के बावजूद भी इतनी 220 वोल्ट का इसके अंदर करंट या 60 वोल्ट का करंट इसके अंदर से पास हो जाता है, फिर भी ये गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्ट होने का पॉइंट, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। लगभग 3000 या 4000 डिग्री सेल्सियस पर इसको ले जाएंगे, तब जाकर के कहीं ये मेल्ट होता है, ठीक है। इसके लिए इसमें से कितना भी करंट वरंट पास कर दो, ये हीट हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं। और जब कभी जलते जलते कोई अगर इसको जोर से हिला दिया अंदर से, तो ये वायर छोड़ देता है, तब ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। फिर अभी बल्ब वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा गैस भरा जाता है, ताकि वो जो लाइट निकल रहा है वो अच्छे से इमिट हो सके, सब बताऊंगा। हमारा यहाँ पर अभी कंसेप्ट बल्ब नहीं है, अभी हमारा कंसेप्ट है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए रजिस्टिविटी से। अगर कहेगा कि किसी कंडक्टर का लेंथ 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी रजिस्टिविटी में कितने गुना से चेंज आएगा, 4 गुना से। और अगर किसी कंडक्टर को खींचकर उसकी लेंथ को 5 गुना कर दिया जाए तो उसकी रजिस्टिविटी में कितने गुना का चेंज आएगा, 25 गुना, ठीक है, 25। तो इस पर अच्छा, अब मैंने यूनिट वगैरह भी बताया था, बताओ रजिस्टिविटी का यूनिट क्या बताया था मैंने, रजिस्टर की खोज किसने करी थी, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये है लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, है ना, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। और उसके बाद ये रजिस्टर, रजिस्टर की खोज किसने करी थी, ओम ने, तो कल ही तो बताया था, ओम ओम ने ही तो रजिस्टर की खोज करी थी। ओम का लॉ कितना फेमस है, V=IR, ओम्स लॉ, है ना। तो ओम्स ओम्स यहाँ का आ गया। अब हमें इसका अगर ये रजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी,
इसका हमें यूनिट निकालना रहेगा, तो इस एरिया वाले को या इस मीटर को हम डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर। नहीं तो अगर आर का पूछेगा तो आर का तो डायरेक्ट पता है हमें, ओम। समझ आ गया, आर का ओम, लेकिन ये रो का तो ओम मीटर, ओम मीटर। समझा? चलो अब हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, भाई कैसे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। जैसे एक नंबर कहेगा कि भाई 4 ओम प्रारंभिक रेजिस्टेंस वाले, 4 ओम प्रारंभिक रेजिस्टेंस वाले, 4 ओम प्रारंभिक रेजिस्टेंस वाले किसी तार की लंबाई, किसी तार की लंबाई यदि 5 गुना कर दी जाए, यदि 5 गुना कर दी जाए तो करंट में, करंट मतलब वर्तमान रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल सकती हूँ, निकालो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था, और अभी कह रहा है कि लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। हमको किससे मतलब है, क्या एरिया दिया है इसमें, नहीं एरिया नहीं दिया है, कहा है कि लंबाई 5 गुना कर दिया गया है, और हमने बताया था अभी कि लंबाई जितना गुना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना गुना होगा। तो अगर लंबाई को 5 गुना किया है तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में था 4 ओम, तो 4 ओम का 5 गुना, यानी R इज इक्वल टू 4 ओम का 5 गुना, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 ओम, 20 ओम। समझ में आया? ओके चलो, तो ये हो गया हमारा 20 ओम, 20 ओम। ऐसा मत करना कि भाई अगर 5 गुना दिया है तो सीधा 5 गुना मार दो, ऑप्शन में दिया रहेगा 5 गुना, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि इसका पहले से ही रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ था, तो 4 ओम का 5 गुना होगा। ठीक है, ओके एक और सवाल ले रहे हैं, तो करो। कहता है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले, 10 ओम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वाले किसी तार की लंबाई, किसी तार की लंबाई खींचकर 10 गुना कर दी जाए, तो वर्तमान रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। भाई देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि किसी तार को खींचकर, और मैंने बताया था जब खींचकर कहेगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा। तो उसने कहा कि खींचकर 10 गुना लंबा कर दिया गया। फिर से फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। अब इसमें लेंथ भी बढ़ेगा और एरिया घटेगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा। तो यहाँ 10 गुना किया है, 10 गुना लेंथ को 10 गुना, तो यानी रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब चूंकि पहले से ये 10 ओम प्रतिरोध था, तो इस 10 का 100 गुना होगा, यानी 10 गुणित 100 टोटल
1000 ओम। अब उसकी जो रजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो मेटल की वो 1000 ओम होगी, 1000 ओम। इतना क्लियर है? अब देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई 1000 ओम हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर होता है ना, शरीर, हमारे शरीर में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता होगा तो घर में ऐसा कोड रहता है, ऐसा, उसमें एक जो है पतला सा कोई वो लेना, लोहे का छड़ लेना, इस सिरे से पकड़ लेना और इसको घुसेड़ देना और स्विच चालू कर देना, तो तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें बॉडी में हमारे करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी दिक्कत वाली। अच्छा, पता है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो देखो, जब हमारा ना शरीर दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो ड्राई होता है, सूखा। जब सूखा रहता है तो उस वक्त इसकी रजिस्टिविटी हमारे शरीर की वो 1000 ओम होती है। ये डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछता है, जब हमारा शरीर सूखा रहता है, ड्राई रहता है, तब उसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है? तब वो 1000 ओम होता है। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तब, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1000 नहीं, जब ये सूखा रहेगा तब ये 1,00,000 ओम रहेगा। ठीक है, 1,00,000 ओम, 1,00,000 ओम। लेकिन जैसे ही शरीर गीला हो जाएगा, ये रेजिस्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि करंट और तेजी से फ्लो होने लगेगा और ये घट के आ जाएगा 1000 ओम। ठीक है, तो जैसे सूखा शरीर है तो सूखे में करंट थोड़ा सा कम मारेगा, लेकिन अगर वही शरीर भीगा है, या तुम यूं समझो जैसे तुम यहाँ एरिया में खड़ी हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ खड़ी हो और कोई बिजली का तार यहाँ गिरा हुआ है और यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, कसम से यहाँ से मारेगा, तुम यहाँ उछल के इस साइड आ जाओगे। और मैं बताऊंगा कि जब पहली बार बिजली मारती है तो लोग ऐसे हिलते क्यों हैं, झक 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 झक, और उछल क्यों जाते हैं। ठीक है, जब मैं करंट को पढ़ाऊंगा तब वो बताऊंगा वैसे। और अगर यही जमीन सूखी रहती तो तुम्हें ये बिजली यहाँ तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाती। समझ में आई? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारा शरीर सूखा है तो उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा, करंट कम फ्लो होगा, और जब शरीर गीला हो गया तो रजिस्टिविटी कम, करंट ज्यादा फ्लो, करंट ज्यादा फ्लो। क्लियर हो गया? जैसा कि हमने देखा कि भाई करंट को रोकने के लिए हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रजिस्टर, रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल है। तो जो सर्किट होते हैं, जैसे कोई भी डिवाइस रहता है, क्या बिना कोई भी डिवाइस बिना सर्किट के बन पाता है? नहीं। उनमें हमें कैपेसिटर, रजिस्टर, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, सारे के सारे देखने को मिलते हैं, है ना? तो उस सर्किट में हमें रजिस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि अब हमारे घरों में जो वो करंट आ रहा है, उतना पूरा का पूरा ना घुस जाए, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही जा पाए। तो सर्किट में रजिस्टर को दो तरीके से लगाया जा सकता है। मान लो कि तुम्हारे पास छोटे छोटे अमाउंट के रजिस्टर है। रजिस्टर की यूनिट क्या होती है? रजिस्टर की यूनिट ओम। ठीक है, ओम। मान लो तुम्हारे पास 1 ओम के, 2 ओम के या 3 ओम के ऐसे ही रजिस्टर रजिस्टर है, और तुमको चाहिए कि भाई मेरे सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है, या 12 ओम का रेजिस्टेंस या 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो मेरे पास तो यही 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम वाले हैं, मैं इन्हें 10, 100 या 12 कैसे बनाऊं? एक ये समस्या है। या कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारे पास 10 ओम, 100 ओम या 12 ओम का रेजिस्टेंस हो, लेकिन तुम्हारे सर्किट में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत हो। तब तब क्या करोगे? अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह किए रहोगे, पढ़े रहोगे, एमएससी वगैरह फिजिक्स से किए रहोगे, तो तुमको पता रहेगा कि अच्छा भाई, इन रजिस्टर्स को हम सर्किट में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। सर्किट में कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? दो तरीके से। एक को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन और दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। समझ में आया?
सुना होगा, सुना सुना से लग रहा होगा। सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रेणी में जोड़ना और पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर में जोड़ना। समान अंतर में जोड़ना, समांतर में जोड़ना, ठीक है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस को या रजिस्टर को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। अच्छा, सीरीज से शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक, बस अभी पहले इतना लगाता हूँ। तो पॉइंट है ए और पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक रजिस्टर है 3 ओम का और एक रजिस्टर है 4 ओम का, ठीक है, 4 ओम। तो जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ ये है R1, ये है R2 और ये है R3, है ना। R1 रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, R2 की 3 ओम है और R3 की 4 ओम है। तो अब जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है, मान लो कि 9 ओम के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 9 ओम के, तो कि मैंने सीरीज में लगा दिया। तो जब छोटे छोटे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाता है तो मिल करके एक बड़े रेजिस्टेंस का निर्माण करते हैं। समझ में आया? छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो मिल करके एक बड़े रेजिस्टेंस का निर्माण करते हैं। जैसे इन सबका टोटल वैल्यू एक बड़ा नंबर आएगा। कैसे जोड़ेंगे? तो सीधा खड़े जोड़ देंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 2 9, टोटल 9 ओम। यानी मेरे सर्किट में मैंने 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि मेरे पास 9 ओम का रेजिस्टेंस तो था नहीं, मेरे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे। तो अगर छोटे छोटे रेजिस्टेंस है तो उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दो, वो तुम्हें बड़े रेजिस्टेंस दे देंगे। क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस, हाँ, अगर रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए और तुम्हारे पास छोटे रेजिस्टेंस है तो उन्हें सीरीज में कनेक्ट करो, बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। यही मेन मोटो होता है सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। दूसरा चीज होता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल पैरेलल यानी समांतर। अब देखो पैरेलल कैसे समझेंगे। अच्छा, सीरीज हमने समझा कैसे। सीरीज में एक बात याद रखना, जैसे मान लो ये इसकी स्टार्टिंग है, इसका ये मुंह है और इसका पूंछ है, तो पहले रेजिस्टेंस का जो पूंछ है वो दूसरे रेजिस्टेंस के मुंह से जुड़ा रहेगा, फिर दूसरे रेजिस्टेंस का पूंछ तीसरे रेजिस्टेंस के मुंह से जुड़ा रहेगा। यानी ऐसे पूंछ मुंह से जुड़ा है। पूंछ मुंह समझ में आ रहा है ना? पूंछ मुंह, हाँ हाँ, ये ऐसे मैं बना दूं तो एरो वाला पूंछ ऐसे इससे लास्ट वाले से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा एरो और ये दोनों जुड़ जाए, तब ये सीरीज में कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सीरीज में नहीं कहलाएंगे। या ऐसा हो जाए ये और ये जुड़ जाए, तब ये सीरीज में कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, सीरीज में तभी कहलाएंगे जब एक इनिशियल और इसका फाइनल जुड़ा रहेगा एक दूसरे। समझा? अब हम ये देखते हैं जैसे पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल में मैं एक रेजिस्टेंस ये बना दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस ये बना दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट। यहाँ पर मैंने लिखा R1, यहाँ पे लिख दिया R2, यहाँ पर लिख दिया R3। R1 की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इसको भी देता हूँ जो है 4 ओम, नहीं काम करता हूँ 3 ओम दे देता हूँ, 3 ओम इसको भी दे देता हूँ, बड़ा बड़ा वैल्यू देता हूँ ताकि समझ अच्छे से समझा। इसको मैं करता हूँ 9 ओम, इसको भी कर देता हूँ 9 ओम और इसको भी कर देता हूँ 9 ओम, ठीक है, बड़ी वैल्यू दिया मैंने। अब पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, उसकी वैल्यू निकलती है 1/R से। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अगर और रेजिस्टेंस होता तो और भी जुड़ जाता, इसके लिए हम कहते हैं डैश 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 प्लस 1 अपॉन आर एन। समझ में आया? अब देखो हमारे पास यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको अगर मैं जोड़ूंगा और देखूंगा कि मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन मतलब 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 9, यानी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी आर इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम। देखो हमने बड़े बड़े रेजिस्टेंस थे हमारे पास, बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगाए, लेकिन हमें फाइनल वैल्यू क्या मिला, छोटा। ठीक है, 3 ओम यानी छोटी वैल्यू। तो जब तुम्हारे पास बड़े रेजिस्टेंस हो एंड तुम्हें छोटे वैल्यू के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो तुम पैरेलल में उन्हें कनेक्ट कर दो। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। हालांकि पैरेलल और रेजिस्टेंस में कनेक्ट करने का एक फायदा और एक और नुकसान होता है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पहले ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं होता, बाकी आगे की चीजें बाद में, इतना समझ में आया ना। जब सीरीज में कनेक्ट करना रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में डायरेक्टली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबको जोड़ देंगे Rn। और वही अगर पैरेलल रहा तो उसको 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 जब तक रहेगा जान तब तक जोड़ देंगे। ठीक है पूरा। उसके बाद लास्ट में ऐसा नहीं कि 1 अपॉन R पर ही छोड़ना है, लास्ट में हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो उन्हें जो वैल्यू आई रहेगी उसे लास्ट में पलटना भी है। ठीक है, हाँ ये चीज याद रखना। ओके, अब देखो जब हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्योंकि जो सर्किट होता है उसके अंदर से करंट पास होता होगा, कुछ ना कुछ हम बैटरी लगाते होंगे, तो उसमें क्या होता है चीज और भी याद रखो, ताकि जब मैं लॉज वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझ में आए, किरचॉफ लॉ वगैरह में। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक सर्किट बना देता हूँ और इसमें मैं बताना कि ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है। पहला तो सीरीज है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा बनाता हूँ, ये है पैरेलल करंट। ठीक है, पैरेलल करंट। अच्छा देखो सर्किट में दो चीजें याद रखना, ये जो सिंबल होता है ये बैटरी का होता है। ठीक है, बैटरी। अच्छा कभी कभी लोग कंफ्यूजन ये करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सर सेल है। सेल और बैटरी में अगर पूछेगा कोई कि सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, तो वही फर्क होता है जो टूथ और टीथ में होता है। समझ में आया? सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, वही फर्क होता है जो टूथ और टीथ में होता है। अगर एक है तो उसे हम कहेंगे सेल, लेकिन कई सारा हो गया, एक से अधिक हो गया, उसे हम कहेंगे बैटरी। समझ में आया? हाँ, तो ये बेसिक सा चीज है एकदम बच्चों वाला, उसको याद रखना कभी अगर कंफ्यूजन हो। और दूसरी चीज, जब हमारे पास बड़े पावर वाला बैटरी होता है, जैसे कुछ कुछ बैटरी होती है जिससे इन्वर्टर चलते होंगे, है ना, इन्वर्टर वाला होगा, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट। तो जब बड़े पावर वाली बैटरी होती है तो उसका यूनिट उसको हम दिखाते हैं वोल्ट में। ठीक है, कि ये उसके पावर को दिखाते हैं वोल्ट में, इतने वोल्ट की बैटरी है। लेकिन जब छोटा मोटा हो, जैसे कि हमारे रिस्ट वॉच में जो बैटरी लगती है या जो माइक में बैटरी लगती है, वो सेल बैटरी कहते हैं उसको, बटन बैटरी, है ना, पतला वाला चपटा वाला, है ना, उसको क्या कहते हैं, बटन बटन सेल कहते हैं, बटन सेल। तो इसको इसकी यूनिट को हम वोल्ट में नहीं दिखाते, मतलब कि ये कितने 5 वोल्ट का है या 6 वोल्ट का, ऐसे नहीं दिखाते। उसको हम फिजिक्स में उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ के बारे में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने वाले फोर्स को ईएमएफ कहते हैं, है ना।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कभी कभी जब सर्किट देखोगे तो वहां पर लिखा रहेगा EMF, या कभी कभी लिख दिएगा 5 वोल्ट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का दोनों क्या है, सेम ही चीज। बड़ी पावर है तो वहां पर हम वोल्ट लिखते हैं, बड़ा मशीन है तो वोल्ट में जाएगा पावर, छोटी चीज है तो EMF लिखते हैं, EMF। क्लियर है ये? अच्छा, अब मैंने 2 सर्किट बनाए, 2 सर्किट में इनको बताओ। जैसे मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट वाली बैटरी आती है ना, रिचार्जेबल रहती है, पता नहीं 9 वोल्ट वाली, ऐसा रहता है डब्बा सा, देखा होगा ये वाली बैटरी, देखा है उस पे? हाँ, तो ये जो बैटरी रहती है इसको मैं यहाँ अगर लगा देता हूँ, 9 वोल्ट है। अब बताओ, हमेशा जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। पॉजिटिव टर्मिनल क्यों? क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि +5 और -5 में बड़ा कौन है? +5। और करंट, करंट हो, पानी हो या हवा हो, वो हमेशा हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है। ये नेचर का रूल है ना? नेचर ने ये बनाया ही भैया। पानी हो, ऊंचाई से गिराओगे तो ढलान की तरफ जाएगी, हवा हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो इसी तरीके से करंट भी है, हाई पावर से लो पावर की तरफ जाएगी। तो हाई पावर है 5 और जाएगी ये -5 की तरफ। तो जहां पर जो बड़ी डंडी होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी डंडी होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, ठीक है। तब बताओ, इसमें अगर मैं पूछूं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे ये ऐसे जाएगा 1 नंबर की तरफ से या 2 नंबर की तरफ से जाएगा? अच्छा, मतलब यहाँ से जाएगा ना 2 नंबर से, ये पॉजिटिव से निकल के ऐसे निकलेगा, फिर इस रेजिस्टेंस। अब देखो 9 वोल्ट यहाँ से अगर मैं भेजू तो क्या लगता है, अगर यहाँ पर मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, तो ये 9 वोल्ट पूरा का पूरा इस रेजिस्टेंस को पार करके जा पाएगा क्या? 9 वोल्ट इस 2 ओम को पूरा का पूरा पार करके चला जाएगा? बोलेगा तुम मुझे नहीं रोक सकते, ऐसा कह पाएगा ये 9 वोल्ट? नहीं कह पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रुका ही, कहेगा थांबा थांबा, टोल टैक्स दिया, थोड़े टाइम तक के लिए उसको रुकाएगा। रुकाएगा इन द सेंस, अगर यहाँ से 9 वोल्ट जा रहा है तो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसमें से कुछ पावर खा जाएगा, कुछ पावर खा जाएगा। अब वो हम निकालेंगे V = IR के हिसाब से कितना खाएगा, वो हम जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। अभी कंसेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से ये दो ओम वाला रेजिस्टेंस कुछ पावर खा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे गया 9 वोल्ट, मान लो कि यहाँ अब आगे निकला, आगे निकला, आगे निकला, ये अब बच गया है 7 ओम, ठीक है? 7 वोल्ट बच गया है। अब बोला कि मेरा 2 वोल्ट खा गया ये 2 ओम वाला। अब मैं चलता हूँ, जैसे ही आगे गया, आगे देखा, अरे बाप रे बाप, 3 ओम का और रेजिस्टेंस बैठा है, ये भी कुछ खा जाएगा। इसने कहा थांबा थांबा, 3 वोल्ट ये भी खा गया। अब यहाँ से ये निकला, कितना आया भाई, यहाँ 2 वोल्ट ये खा गया, 3 वोल्ट ये खा जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, अब बचेगा यहाँ पर 4 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट फिर आकर के यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ से निकला तो था कितना, 9 वोल्ट, लेकिन यहाँ लास्ट में आते आते पहुंचा 4 ही वोल्ट, और यहाँ पे आकर के वो पूरा खत्म हो जाए, समझा? क्योंकि फिर इधर आने के लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना? तो देखो, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर पावर या वोल्टेज का लॉस बहुत अधिक होता है। 2 वोल्ट यहाँ पर लॉस हो गया, 3 वोल्ट यहाँ पर लॉस हो गया। तो जब तुम अभी इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी अलग अलग मशीन होते हैं, जिसको वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, मैं वोल्ट मीटर भी पढ़ाऊंगा। करंट को मेजर करने के लिए अमीटर होता है, अमीटर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जब तुम यहाँ वोल्ट मीटर लगाओगे, तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पर इस दोनों टर्मिनल के बीच तुम्हें 2 वोल्ट दिखाई देगा। इन दोनों टर्मिनल के बीच मेजर करोगे तो तुम्हें 3 वोल्ट जो है जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में मान लो कि यहाँ से 9 वोल्ट मैंने भेजा, और ये जो अमूमन जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनकी वैल्यू सेम ही रहती है, अमूमन है, ऐसा हमेशा नहीं, आमतौर पर सेम ही रहती है। तो मान लो कि यहाँ पर मैं अगर 5
ओम का रेजिस्टेंस लगाया हूँ, यहाँ पर भी 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर गया ये 9 वोल्ट और यहाँ पर अब देखो करंट हो या लाइट हो, ये हमेशा क्या करते हैं, शॉर्टकट फॉलो करने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें जो सबसे करीब का रास्ता मिल जाएगा उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। समझ आ रहा है? तो एक रास्ता एक इधर है, एक रास्ता इधर है, ऊपर वाला मैं 1 नंबर देता हूँ, नीचे वाला 2 नंबर देता हूँ। तो बताओ यहाँ से जो करंट जाएगा ये सबसे पहले किधर से जाने की कोशिश करेगा? नीचे वाले से, क्योंकि यही रास्ता इसको फटाक से यहाँ पहुंचाएगा, ठीक है, फटाक से यहाँ पहुंचाएगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर जाएगा नहीं, ये भी कनेक्टेड है, तो कुछ अमाउंट में यहाँ से भी करंट गुजरेगा, जैसे ही यहाँ से जब जाएगा तो देखो ऐसी सिचुएशन में ये करंट 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा। मान लो कि यहाँ से आई करंट जा रहा है, आई करंट, अब वोल्टेज है तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज जब मैं दूंगा तो करंट भी तो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट भी तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं वोल्टेज कुछ और है और करंट कुछ और है। वोल्टेज क्या है, करंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी प्रेशर से जाएंगे वही वोल्टेज है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वही करंट है, समझ लो एक तरीके से। तो अब यहाँ से आई करंट जब गया तो इसने कहा मैं यहाँ से एक भाग हो जाता हूँ I1 और एक भाग हो जाती हूँ I2, यानी करंट तो अलग अलग भाग में स्प्लिट हो गया। और सीरीज में ना करंट सेम जाता है। सीरीज में अगर यहाँ से 9 वोल्ट दिया था और 2 एम्पियर का करंट निकला था, तो ये करंट इन लोगों को कुछ वैल्यू नहीं देगा, कहेगा हट सीधा 2 एम्पियर इधर, पूरा का पूरा सर्किट में 2 एम्पियर की करंट जाएगी, करंट को ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वोल्टेज को कर देते हैं, अगर वोल्टेज को कर देंगे तो करंट में ऑटोमेटिक देखा जाता है कि रिडक्शन हो ही जाता है। बट जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो एक क्लोज सर्किट में जो करंट जा रहा होता है उसकी वैल्यू हम सेम लेते हैं, उसकी वैल्यू को घटाते बढ़ाते नहीं है। अभी मैं क्लोज सर्किट पर आऊंगा, भी कैसे सॉल्व करना है तो वहां समझाऊंगा। अभी यहाँ कंसेप्ट पर ध्यान दो। देखो मैंने बताया जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज हर पॉइंट पर लॉस होता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हर पॉइंट पर सेम रहता है। देखो कैसे, मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जब मैं 9 वोल्ट भेजा तो यहाँ पर आते ही ना ये भी इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है और इसी पॉइंट से ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, फिर दोनों जाकर के इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, ऊपर वाला भी यहाँ कनेक्ट हो गया और नीचे वाला भी यहाँ कनेक्ट हो गया, यानी इन दोनों का पॉइंट तो कॉमन है। तो जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, यानी कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस 3 वोल्टेज खा रहा होगा तो ये भी कितना खाएगा, 3 वोल्टेज ही खाएगा। तो तुम्हारे पास तो टर्मिनल अब एक ही है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को लगाओ, पॉजिटिव यहाँ पे लगाओ नेगेटिव यहाँ पे लगाओ, और तुमको दिखाएगा कि इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 3 वोल्ट का जो ये था पावर था वो खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर 2 टर्मिनल मिला था, एक इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक इस रेजिस्टेंस के। अगर तुम यहाँ और यहाँ लगाती तब तुम्हें बीच में 2 रेजिस्टेंस मिल जाते, इनकी कुछ और वैल्यू आती, और अगर यहाँ और यहाँ लगाए तो कुछ और वैल्यू, यहाँ और यहाँ लगाए तो कुछ और वैल्यू। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पर और यहाँ पर अब बहुत मिस हो गया एक में। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? जो पैरेलल होता है, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो हर पॉइंट पे सेम ही रहता है, अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वैल्यू नहीं गिरती है। समझ में आ? ये वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगा कि भाई जैसे कह देगा कि एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, कहेगा कि R1 है, R2 है, R3 है, कहेगा कि अगर R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट का करंट जा रहा है, ठीक है, 4 वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, ये वोल्टेज 4 वोल्टेज है, तो बताओ R3 के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि R1, R2, R3 तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। ये हमने अभी सीख लिया। लेकिन ये चीज सीरीज में नहीं होता है, सीरीज में वोल्टेज
हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसके वैल्यू के हिसाब से रहेगा। तो ओम का रेजिस्टेंस है तो कम वोल्टेज खाएगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो हाई वोल्टेज खाएगा, तो ज्यादा वोल्टेज खाएगा। समझा? तो सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि कैसे तार को खींच देंगे तो रेजिस्टेंस में कितने से चेंजेस आएगा, और तार को बिना खींचे लंबा कर देंगे तो रेजिस्टेंस में कैसी चेंजेस आएगी। उसके बाद हमने देखा कि ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम होता है, वेट बॉडी का 1,000 ओम होता है। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस को दो सर्किट में दो तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में जोड़ना है तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलके बड़े रेजिस्टेंस का निर्माण करते हैं, और पैरेलल में है तो बड़े बड़े रेजिस्टेंस मिल करके छोटे रेजिस्टेंस का निर्माण करते हैं, ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज का लॉस होता है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है अलग अलग, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज का लॉस सारे के अक्रॉस सेम ही रहता है, उसमें वैल्यू चेंज नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट